बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिद फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे? आज हम इस वीडियो में छठी रियाजी की मशक़ी सेट 13 को हल करेंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले वीडियो में हमने मशक़ी सेट 13 को हल करने के लिए जिन बेसिक चीज़ों को हमको जानना ज़रूरी था, तो उन बेसिक चीज़ों को हमने डिटेल में समझ लिया है। बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि आप मशक़ी सेट 13 के सवालात को आसानी से समझ सकें। वैसे बच्चों, मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छठी रियाजी के तमाम वीडियोज़ के प्ले लिस्ट की लिंक दे दूँगा। आप चाहे तो उस लिंक पर क्लिक करके भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम बिला ताख़िर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, मशक़ी सेट 13 के पहले सवाल में वो क्या कह रहे हैं? मशक़ी सेट 13 के पहले सवाल में वो कह रहे हैं कि इन दिए हुए आदात के ज़रबी माकुस मालूम कीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कीजिए। ठीक है बच्चों, किसी भी अदद का ज़रबी माकुस क्या होता है? किसी भी अदद का ज़रबी माकुस उस अदद का उल्टा अदद होता है। यानी जब भी हम किसी भी अदद का ज़रबी माकुस लिखते हैं तो उस अदद को हम क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। अगर हमको किसी भी कसर का ज़रबी माकुस लिखना होता है तो हम क्या करते हैं? कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को अदल बदल कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये होता है किसी भी अदद का ज़रबी माकुस। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इन आदात के ज़रबी माकुस लिखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पहला अदद दिया गया है 7, हम इसका ज़रबी माकुस यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला अदद क्या है? पहला अदद है 7। ठीक है, 7 को हम क्या कर सकते हैं? 7 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7/1। ठीक है, 7 या 7/1 का क्या मतलब होता है बच्चों? 7 ही होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस अदद का ज़रबी माकुस लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, इस अदद में जो शुमार कुनिंदा और नसब नुमा है उनको अदल बदल कर देना होगा। ठीक है, यानी इसको हमको उल्टा कर देना होगा। तो इस तरह से हम इस अदद का ज़रबी माकुस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो 7/1 का ज़रबी माकुस क्या होगा? 7/1 का ज़रबी माकुस होगा 1/7। ठीक है, 7/1 के ज़रबी माकुस में जो शुमार कुनिंदा में है वो नसब नुमा में आ जाएगा, और जो नसब नुमा में वो शुमार कुनिंदा में चले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर 7 इस अदद का ज़रबी माकुस लिख लिया है। ठीक है, अब बच्चों दूसरा अदद क्या है? दूसरा अदद है 11/3। हमको क्या करना है, इस कसर का ज़रबी माकुस यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस कसर को उल्टा कर देना होगा, यानी शुमार कुनिंदा को नसब नुमा में लिखना होगा और नसब नुमा को शुमार कुनिंदा में लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 11/3 इस कसर का ज़रबी माकुस क्या हो जाएगा? इस कसर का ज़रबी माकुस होगा 3/11। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि शुमार कुनिंदा नसब नुमा में चल गया और नसब नुमा शुमार कुनिंदा में आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से 11/3 का ज़रबी माकुस आ गया है 3/11। ठीक है, अब बच्चों 5/13 का ज़रबी माकुस क्या होगा? 5/13 का ज़रबी माकुस होगा 13/5। ठीक है, 13/5। यहाँ पर इस कसर के ज़रबी माकुस में आप देख सकते हैं कि जो शुमार कुनिंदा था वो नसब नुमा में आ गया, जो नसब नुमा में था वो शुमार कुनिंदा में चला गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 5/13 इस कसर का ज़रबी माकुस लिख लिया है। ठीक है, अब हमको 2 का ज़रबी माकुस लिखना है। ठीक है बच्चों, हम 2 को क्या कर सकते हैं? 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। 2 को हम 2/1 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 2 और 2/1 का दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 2/1 का ज़रबी माकुस लिखना है। तो हमको क्या करना होगा, नसब नुमा को शुमार कुनिंदा में लिखना होगा और शुमार कुनिंदा को नसब नुमा में लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से 2/1 का ज़रबी माकुस हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब बच्चों हमको 6/7 इस फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। ठीक है, तो 6/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना होगा और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना होगा, यानी इस कसर को उल्टा कर देना होगा। ठीक है, तो 6/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 7/6। 7/6 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 7 था तो वो आप न्यूमरेटर में चले गया है, और 6 ये न्यूमरेटर में था तो ये कहाँ पर आ गया है? ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर 6/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख लिया। तो इस तरह हमने मशक़ी सेट 13 का जो पहला सवाल था उसको कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बच्चों, मशक़ी सेट 13 का जो दूसरा सवाल है उसको हल कर लेते हैं। बच्चों, मशक़ी सेट 13 के दूसरे सवाल में वो क्या कह रहे हैं? मशक़ी सेट 13 के दूसरे सवाल में वो कह रहे हैं कि ज़ैल की कसरों की तकसीम कीजिए। ठीक है बच्चों, इस सवाल में हमको क्या करना है, ये जो कसरें दी गई है, ये जो फ्रैक्शंस दी गई है, इनको डिवाइड करना है, इनकी तकसीम करना है। ठीक है,
बच्चों जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में कहा कि अगर आपने वो वीडियो जिसमें मैंने इस मशक़ी सेट के बेसिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप बहुत आसानी से मशक़ी सवालात 13 को समझ सकेंगे। उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कसरों की तक़सीम का उसूल क्या है, कसरों की तक़सीम किस तरह से की जाती है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो में कसरों की तक़सीम का उसूल ये बताया था कि कसरों की तक़सीम करने के लिए क्या किया जाता है। कसरों की तक़सीम करने के लिए पहली कसर को दूसरी कसर के ज़रबी माकुस से मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी दो कसरों को डिवाइड करने के लिए क्या किया जाता है, पहली कसर को दूसरी कसर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ज़रबी माकुस से ज़रब कर दिया जाता है। तो इस तरह से कसरों की तक़सीम की जाती है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं, उसी उसूल का इस्तेमाल करके अब यहाँ पर इन कसरों की तक़सीम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पहली मिसाल में हमको क्या करना है, 2/3 इस कसर को 1/4 इस कसर से डिवाइड करना है, तक़सीम करना है। ठीक है, पहले मैं इस मिसाल को यहाँ लिख लेता हूँ। पहली मिसाल क्या है बच्चों हमारी, थोड़ा मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ। पहली कसर क्या है, पहली कसर है 2/3। हमको क्या करना है, 2/3 को 1/4 से तक़सीम करना है। ठीक है बच्चों, कसरों की तक़सीम का उसूल क्या है, कसरों की तक़सीम का उसूल ये है कि पहली कसर को दूसरी कसर के ज़रबी माकुस से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली कसर को हम जैसे कि वैसे लिख लेंगे। पहली कसर को मैं जैसे कि वैसे लिख लेता हूँ और पहली कसर को दूसरी कसर के ज़रबी माकुस से यानी 1/4 के ज़रबी माकुस से। ज़रबी माकुस क्या होता है बच्चों, किसी भी कसर का ज़रबी माकुस उस कसर का उल्टा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2/3 को 1/4 से तक़सीम करने के लिए 2/3 को 1/4 के ज़रबी माकुस से यानी 4/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2/3 को 1/4 के ज़रबी माकुस से यानी 4/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ये जो तक़सीम की मिसाल थी वो ज़रब की मिसाल में तब्दील हो गई और आप कसरों का ज़रब किस तरह से किया जाता है इससे तो आप पहले से वाकिफ़ है। कसरों की ज़रब करने के लिए क्या किया जाता है, शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से मल्टीप्लाई किया जाता है और नसब नुमा को नसब नुमा से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा 2 चौक 8 और ये 3 एकन 3। ठीक है, तो इस तरह से 2/3 इस कसर को 1/4 इस कसर से डिवाइड करने पर क्या आंसर आ गया, 8/3। ठीक है बच्चों, आपको थोड़ा सा सुनकर ये अजीब लग रहा होगा कि कसरों की तक़सीम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ज़रबी माकुस से ज़रब कर रहे हैं। लेकिन बच्चों कसरों की तक़सीम करने के लिए इसी तरह से किया जाता है और इस तरह से क्यों किया जाता है, मैंने क्या किया है, वो वीडियो जिसमें मैंने इस मशक़ी सेट के बेसिक को समझाया उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि हम कसरों की तक़सीम करने के लिए इस तरह से क्यों करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा पहला ज़ैली सवाल कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों दूसरा ज़ैली सवाल क्या है, दूसरे ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है, दूसरे ज़ैली सवाल में 5/9 को 3/2 से तक़सीम करना है। तो पहले हम इस मिसाल को लिख लेते हैं। हमको क्या करना है, 5/9 को डिवाइड करना है 3/2 से। ठीक है, 5/9 को 3/2 से डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना होगा, 5/9 को 3/2 के ज़रबी माकुस से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहली कसर को जैसे कि वैसे लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, इस कसर के ज़रबी माकुस से यानी 2/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों कसरों के ज़रब से तो आप वाकिफ़ ही है, कसरों का ज़रब करने के लिए क्या किया जाता है, शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा ज़रब किया जाता है, नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा 5 2 ज़ा 10 और 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो इस तरह से 5/9 को 3/2 से तक़सीम करने पर क्या जवाब आ गया, 10/27, 10/27। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा ज़ैली सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों तीसरे ज़ैली सवाल को देखिए। तीसरे ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है, थर्ड सब क्वेश्चन में हमको 3/7 को डिवाइड करना है 5/11 से। ठीक है, तो 3/7 को 5/11 से डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना होगा, 3/7 को 5/11 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 3/7 को एज इट इज़ लिखेंगे और ये जो डिवीजन साइन है इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन बना देंगे और 5/11 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उससे हम
3/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5/11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 11/5, ठीक है। अब बच्चों ये तकसीम की मिसाल ज़र की मिसाल में कन्वर्ट हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया जाता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो हम 3 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 11 ज़ा 33, ठीक है, 33 अपॉन 7 5 ज़ा 35, ठीक है। तो इस तरह से 3/7 को 5/11 से डिवाइड करने पर क्या आंसर आ गया, 33/35, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों फोर्थ सब क्वेश्चन को देखिए। फोर्थ सब क्वेश्चन में हमको क्या करना है, 11/12 को डिवाइड करना है 4/7 से, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहली फ्रैक्शन को तो एज इट इज लिखना होगा 11/12 और दूसरी जो फ्रैक्शन है उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो डिवीजन साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन का साइन बना देंगे और फिर 4/7 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 7/4, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होगा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 7/12 इंटू 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 11 7 ज़ा 77 अपॉन 12 4 ज़ा 48, 12 चौक 48, ठीक है। तो इस तरह से 11/12 को 4/7 से डिवाइड करने पर क्या आंसर आ गया, 77/48, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने मशकी सेट 13 का जो दूसरा सवाल था उसको भी कंप्लीट कर लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मशकी सवालात 13 के पहले सवाल और दूसरे सवाल को हल करने में बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए बच्चों मशकी सवालात 13 का जो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 3, उसको हल कर लेते हैं। बच्चों मशकी सवालात 13 के तीसरे सवाल में वो क्या कह रहे हैं, मशकी सवालात 13 के तीसरे सवाल में वो कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान में 420 तलबा ने हिस्सा लिया। उन्होंने सेवाग्राम गांव का 42/75 हिस्सा साफ किया। अगर सब ने मसावी काम किया हो तो हर तालिब इल्म ने सेवाग्राम का कितना हिस्सा साफ किया है, ठीक है। बच्चों इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं, इस सवाल में वो कह रहे हैं कि 420 तलबा ने मिलकर सेवाग्राम गांव का 42/75 हिस्सा साफ किया है और हर तालिब इल्म ने मसावी काम किया है, यानी सबने बराबर बराबर काम किया है। तो चलिए बच्चों मशकी सवालात 13 का जो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 3, उसको हल कर लेते हैं। बच्चों मशकी सवालात 13 के तीसरे सवाल में वो क्या कह रहे हैं, तीसरे सवाल में वो कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान में 420 तलबा ने हिस्सा लिया। उन्होंने सेवाग्राम गांव का 42/75 हिस्सा साफ किया। अगर सब ने मसावी काम किया हो तो हर तालिब इल्म ने सेवाग्राम का कितना हिस्सा साफ किया है, ठीक है। बच्चों इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं, इस सवाल में वो कह रहे हैं कि 420 तलबा ने मिलकर सेवाग्राम गांव का 42/75 हिस्सा साफ किया है और हर तालिब इल्म ने मसावी काम किया है, तो हर तालिब इल्म ने सेवाग्राम का कितना हिस्सा साफ किया है, ठीक है। बच्चों इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि 420 तलबा ने मिलकर एक गांव सेवाग्राम का 42/75 हिस्सा साफ किया है, ठीक है, और हर तालिब इल्म ने मसावी काम किया है, तो हर तालिब इल्म ने सेवाग्राम का कितना हिस्सा साफ किया है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, ये मालूम करना है कि हर तालिब इल्म ने सेवाग्राम का कितना हिस्सा साफ किया है, ठीक है। बच्चों इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल में जो मालूमात दी गई है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सवाल में जो मालूमात दी गई थी उसको मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख लिया है। इस सवाल में तलबा की कुल तादाद दी गई है 420 और सेवाग्राम गांव का कुल हिस्सा जो साफ़ किया गया है वो है 42/75, तो इसको भी यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि हर तालिब इल्म ने सेवाग्राम गांव का कितना हिस्सा साफ़ किया है, ठीक है। तो बच्चों ये मालूम करने के लिए कि अगर 420 तलबा ने सेवाग्राम गांव का 42/75 हिस्सा साफ़ किया हो तो हर तालिब इल्म ने कितना हिस्सा साफ़ किया है, ये मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, 42/75 को 420 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। बच्चों अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक तालिब इल्म ने सेवाग्राम का कितना हिस्सा साफ़ किया, ये मालूम करने के लिए हम यहाँ पर 42/75 को 420 से क्यों तकसीम कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको एक आसान मिसाल समझा देता हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से समझ सकेंगे कि हर तालिब इल्म ने सेवाग्राम गांव का कितना हिस्सा साफ़ किया है। ये मालूम करने के लिए हम 42/75 को 420 से क्यों तकसीम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बच्चों फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास 20 चॉकलेट हैं।
फ़र्ज़ कीजिए बच्चों कि 20 चॉकलेट ये 5 बच्चे मिलकर क्या करते हैं, खा लेते हैं, और हर बच्चा बराबर चॉकलेट खाता है। तो अगर यहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपके पास 20 चॉकलेट हो और 20 चॉकलेट को 5 बच्चे मिलकर खा लेते हैं और हर बच्चा जो है तो बराबर बराबर चॉकलेट खाता है, तो एक बच्चे ने कितने चॉकलेट खाया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक बच्चे ने कितने चॉकलेट खाया, ये मालूम कीजिए, तो आप क्या करेंगे, ये मालूम करने के लिए आप 20 को 5 से क्या कर देंगे, तकसीम कर देंगे। 20 को 5 से तकसीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 4 जवाब आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये मालूम कर सकते हैं कि अगर 20 चॉकलेट को 5 बच्चे मिलकर खा लेते हैं और हर बच्चा बराबर बराबर चॉकलेट खाता है, तो हर बच्चे को कितने चॉकलेट मिलेंगे, ये मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, 20 को 5 से तकसीम कर देंगे। तो इसी तरह से बच्चों यहाँ पर इस सवाल में ये दिया गया है कि 420 तलबा ने मिलकर एक गांव का, सेवाग्राम गांव का 42/75 हिस्सा साफ किया है। तो एक तालिब इल्म ने कितना हिस्सा साफ किया, ये मालूम करने के लिए भी आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कुल हिस्से को 42/75 को जो तलबा की जो तादाद है 420 उससे डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं कि हर तालिब इल्म ने सेवाग्राम गाँव का कितना हिस्सा साफ किया है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 42/75 को 420 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, 42/75 को डिवाइड करेंगे 420 से। ठीक है, हमको 42/75 को 420 से डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नसबनुमा में 75 है, यहाँ नसबनुमा में कुछ भी नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, 420 के नसबनुमा में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 420 या 420/1 दोनों का मतलब सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, 420 की जगह पर 420/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 42/75 को 420/1 से डिवाइड करना है। बच्चों कसरों की तकसीम करने के लिए हम क्या करते हैं, कसरों की तकसीम करने के लिए हम पहली कसर को दूसरी कसर के ज़रबी माकूस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 42/75 को 420/1 से तकसीम करने के लिए हम क्या करेंगे, 42/75 को मल्टीप्लाई करेंगे 420/1 के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से, यानी ज़रबी माकूस से। 420/1 का ज़रबी माकूस क्या होगा, 1/420। ठीक है, अब बच्चों हमारी जो तकसीम की मिसाल थी वो ज़रब की मिसाल में कन्वर्ट हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ज़रब का अमल कर सकते हैं। कसरों की ज़रब करने के लिए हम क्या करते हैं, शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नसबनुमा को नसबनुमा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुमार कुनिंदा में ये 42 और 1 है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और नसबनुमा में 75 और 420 है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 75 ज़रब 420। ठीक है, अब बच्चों इनकी ज़रब करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इन आदात को थोड़ा मुख्तसर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बहुत आसानी से 42 और 420 को मुख्तसर कर सकते हैं। 42 एकन 42, 42 एकन 42, और ये 42 सिफर सिफर। ठीक है, अब बच्चों शुमार कुनिंदा में क्या बचा, शुमार कुनिंदा में बचा 1 ज़रब 1, तो इसको हम लिख लेंगे 1 ज़रब 1, और नसबनुमा में क्या बचा, 75 ज़रब 10, 75 ज़रब 10। ठीक है, अब बच्चों शुमार कुनिंदा में क्या आ जाएगा, 1 ज़रब 1 यानी 1, और नसबनुमा में क्या आएगा, 75 ज़रब 10 यानी 750। ठीक है, तो इस तरह से 42/75 को 420/1 से तकसीम करने पर क्या जवाब आया, 1/750। अब बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा कि हर तालिब इल्म ने सेवाग्राम का 1/750 हिस्सा साफ किया है। तो इस तरह से बच्चों हमने मशक़ी सवालात 13 को भी कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से हमारा छठी रियाजी का जो चौथा सबक था, कसरों पर आमाल, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, इसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको छठी रियाजी का जो चौथा सबक था ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाते रहें।